पहले तो मुझे ये बताइए कि कितने लोगों को ये बाउंड्री जो बन रही है सर्किल वाली, ये चीज समझ में नहीं आ रही। इसमें क्या मसला है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि देखिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरी रेंज में फर्ज करें मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ। हाँ, रेंज वाली बात कर रहा हूँ। फर्ज करें कि मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, मैं अपने हाथ बढ़ा के, हाँ बिल्कुल, मैं अपना हाथ बढ़ा के एक बॉटल पिक कर रहा हूँ। क्या मैं अपना हाथ अपने सारे डायरेक्शंस में नहीं बढ़ा सकता? तो इसका मतलब है मेरी रेंज सिर्फ एक तरफ तो नहीं है ना। अगर देखो ग्रीन के लिए ये है, तो ग्रीन के लिए अगर कोई यहाँ होता तो वो भी शामिल होता, यहाँ होता तो वो भी शामिल होता, क्योंकि ग्रीन के लिए ये शामिल हो गया ना। नहीं, आप शाबाश, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मुझे बताइए कि जब ये डिस्टेंस निकाल लिए तो हमें पता चला कि ये 3 डिस्टेंस जो है वो ये वाले हैं, सही है, और उन तीनों में सबसे दूर जो है वो ये वाला है। ये बात समझ में आ गई? अब अगर ये डिस्टेंस है तो क्या ये डिस्टेंस बराबर होगा इसके, जहां मेरा कर्सर है? क्या वो ये बराबर होगा? तो हमने एक सर्किल बना लिया, हमने कहा बस इस सर्किल के अंदर जो भी पॉइंट्स है उनको देख लो समझाने के लिए। अगर मैं ये सर्किल नहीं बनाता तो आप कंफ्यूज हो जाते, आपको देखना पड़ता कि कौन सा करीब है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस लिखे हुए नहीं, लिखे हुए ना यहाँ डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस तो नहीं लिखे हुए। अगर मैं इसकी बात करूं मैं बोलूं बताओ ग्रीन से करीब कौन कौन से हैं, तो अब तुम कंफ्यूज रहोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ सर्किल बना दूं एक, अगर मैं यहाँ एक सर्किल बना दूं ये वाला, कि भाई ग्रीन से करीब ये वाले लोग हैं, ये, अब तुम्हें समझ में आ रहा है? देखो, अब तुम बोलोगे सर रेड भी है ब्लू भी है, लेकिन अगर मैं ये सर्किल नहीं बनाता और अब मैं तुमसे पूछता, तुम कंफ्यूज रहते, तुम कहते सर ये रेड ज्यादा करीब लग रहा है, ब्लू थोड़ा दूर लग रहा है, हालांकि ये रेड और ये ब्लू तकरीबन एक जैसे डिस्टेंस पर है। समझ में आ गई ये बात? आगे बढ़ते हैं। तो ये अब मैं समझा रहा हूँ कि के को चूज करने का तरीका क्या है। तो देखिए, अगर हमने के को कम चूज किया तो प्रॉब्लम ये है, के को कुछ और चूज किया तो प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका मतलब है के की चॉइस। तो के इस तरह से चूज करना है कि बेटा जो आपके पास डेटा पॉइंट्स क्या होते हैं, जो आपकी ऑलरेडी गिवन है, उन उसमें जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं स्क्वायर रूट ऑफ एन कर लो। मतलब अगर 100 पॉइंट्स है तो 10 कर लो, लेकिन ये ऑड में होना चाहिए। अगर 10 आ रहा है तो 9 कर लो या 11, ताकि डिसीजन मेकिंग में आसानी है। ये देखें, आपको समझाया ये जा रहा है यहाँ पर, आपको ना मैं आंसर नहीं बता रहा कि के क्या चूज करेंगे। ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि मैंने आपको ये बता दिया कि के आपने ये चूज करना है तो आपने ये करना है। आपका डेटा है, आपका अपना मेथड है, एल्गोरिथम, आप रन टाइम पे खुद डिसाइड करेंगे कि मुझे 5 चूज करना है, 7 चूज करना है, 9 चूज करना है, 11 चूज करना है। मुझे ना अभी इस चीज को खत्म करने दें, जब आपको मेरी बात पूरी एंड हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपको तमाम पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि अगर इस डेटा पॉइंट में मैं K1 चूज करता, ये एक नॉइसी सैंपल है, ये एक नॉइसी सैंपल है ना, कि देखिए सारे रेड है यहाँ पर और ब्लू यहाँ पर एक आ गया, तो इसका मतलब ये एरर है। ऐसा ही है ना भाई? डेटा के अंदर भी तो एरर होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ये, कि डेटा के अंदर भी तो एरर होते हैं? होते ही नहीं होते डेटा के अंदर एरर? बस कभी कभी आपको आउटलायर्स जो मिल जाते हैं वो गलत मिल जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आउटलायर्स होते हैं। तो इसका मतलब है ये जो हमें डेटा मिला है ये एक आउटलायर है या नॉइसी सैंपल है। अब अगर फर्ज कर लें छोटा वाला जो डॉट है, ये जो छोटा वाला डॉट आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये आपसे आपसे पूछा गया बताएं कि इसकी क्लास कौन सी है, और आपने के नियरेस्ट नेबर में के लगाया 1, तो अकॉर्डिंग टू के नियरेस्ट नेबर 1 पे वो कह देगा ये ब्लू क्लास से बिलोंग करता है, जबकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक नॉइसी सैंपल है ये। समझ रहा है मेरी बात? सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर के को 1 से 3 कर दें, तो अब अगर इस ब्लू एरिया के अंदर कोई भी आया तब भी वो रेड क्लासीफाई होगा। क्यों? क्योंकि तो अब अगेन ये हमें पता कैसे चलेगा सर? तो इसका तरीका कुछ भी नहीं है। आप के नेबर चला रहे हैं, आपका आंसर जो है वो अच्छा नहीं आ रहा, के की वैल्यू 3 पे, तो आप उसको 5 कर दें, 5 पे नहीं आ रहा तो 7 कर दें। लेकिन हर डेटा सेट के लिए के अलग हो सकता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? कोई रूल ऑफ थंब नहीं है फिक्स कि आप ये के चूज करेंगे। आपने पूरा एल्गोरिथम लिख दिया,
हाँ, आपने पूरा एल्गोरिथम लिख दिया, एल्गोरिथम में सिर्फ आप के को चेंज करते रहे बस, अगर एक्यूरेसी नहीं आ रही तो। क्लियर हो रही है बात? टेस्टिंग डेटा पे अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही तो आप के को चेंज करते रहे बस, गिवन दैट कि आपका डेटा सही है। लार्ज के रखने से हमारी एक्यूरेसी डिक्रीज, देखिए ये बातें तो हम रन टाइम पे करेंगे ना यार, मैं कुछ कह ही नहीं सकता यहाँ पर इसमें। मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम्स है, ये गैलेक्सी S8 कौन है भाई, नाम तो बता दो अपना। तो मशीन लर्निंग में ना आपके पास एल्गोरिथम्स है, एल्गोरिथम्स को कंट्रोल करने के लिए पैरामीटर्स है। लीनियर रिग्रेशन कौन कंट्रोल कर रहा है? थीटा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन कौन कंट्रोल कर रहा है? थीटा। के नियरेस्ट नेबर को कौन कंट्रोल कर रहा है? के कंट्रोल कर रहा है। क्लियर हो गई बात? अच्छा ये देखें, ये भी एग्जांपल दी हुई है कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर और थर्ड नियरेस्ट नेबर। अगेन आप टू नियरेस्ट नेबर भी चूज कर सकते हैं, थ्री भी मैंने आपसे कहा है कि अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप ऑर्ड में रखें ताकि आपकी वो ना हो, क्या कहते हैं इसे, टाई ना हो जाए दो लोगों के दरमियान में। अब सोचें कि मल्टी क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं, तो मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए के नियरेस्ट नेबर में कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप मल्टी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जिसमें दो से ज्यादा क्लासेस हैं या स्नो के अलावा भी है, जैसे कार, बाइक और मोटर, कार बाइक और साइकिल, कार बार बाइक और साइकिल, तो यहाँ पर आपको कोई और काम करने की जरूरत ही नहीं मल्टी क्लासिफिकेशन में। आपके अंदर बस यहाँ क्लासेस बनी हुई होंगी, आप देख लें किस क्लास के करीब हैं आप, जो ज्यादा क्लासेस आ रही है। तो अगर मल्टी क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आखिरी वाली? बस सिंपल सी बात है ये। अच्छा एक चीज ना बड़ी इंपॉर्टेंट है के नियरेस्ट नेबर के लिए, कि देखें ये डेटा सेट देखें, ये तो खैर मैंने चले आपको क्लास में काम करवाया और आपको समझ में आ गया, लेकिन इस डेटा सेट के अंदर देखें, डेटा सेट का मतलब फीचर्स के अंदर देखें, डेटा सेट के अंदर देखें कि अलग अलग डेटा सेट में अलग अलग फीचर्स हैं और उनकी वेरिएशन कितनी है। वेरिएशन देख रहे हैं? तो हमने उसको ऑलरेडी नॉर्मलाइज कर दिया था कि 35K में से हमने के निकाल दिया, अदरवाइज ये 2000 आ रहा होता आंसर। समझ रहे हैं आप? इस चीज को तो आप में से किसी ने कंसीडर ही नहीं किया था उस वक्त कि सर आपने डेटा सेट को क्या, हमने खुद ही नॉर्मलाइज कर दिया उस पूरे को, सबको 1000 से डिवाइड कर दिया। समझ रहे हैं? अदरवाइज ये नंबर बहुत बड़े बड़े आ रहे होते। समझ रहे हैं ये बात? कि यहाँ आ रहा होता, ठीक है खैर, तो पॉइंट ये है कि डेटा को नॉर्मलाइज भी करना हो। फीचर स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लगे पड़े हैं अपने एल्गोरिथम को फिट करने पे इस पे, और आपका डेटा जो है वो नॉर्मलाइज नहीं है। डेटा को नॉर्मलाइज करना होता है बाद, फीचर स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखें आप ना फीचर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं, किसी फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं उसको। समझ रहे हैं? तो जब आप उसको एक फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं तो वो तमाम फीचर्स एक ही स्केल पे होने चाहिए। स्केल का मतलब क्या है? वो एक ही रेंज में होने चाहिए, एक ही वेरिएशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एक सैलरी वाले फीचर को या प्राइस वाले फीचर को मैं एज से कंपेयर कर रहा हूँ, तो जब वो एक फॉर्मूले, तो वो एक तरीका होता है, एक नहीं बहुत सारे तरीके होते हैं, वो कहलाते हैं फीचर स्केलिंग या फीचर नॉर्मलाइजेशन। ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूँ ये फॉर्मूला, और जरूरी नहीं है आप ऐसा करें। अच्छा मजे की बात क्या है, आप क्लास में तो सब कुछ पढ़ लेते हैं, कोडिंग के अंदर ये तमाम
पैकेजेस बने हुए हैं, हम उन पैकेजेस को सिर्फ कॉल करते हैं। जैसे फीचर स्केलिंग का पैकेज भी है, आप अपने और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका डेटा जो कुछ भी हो, आप सिर्फ के नियरेस्ट नेबर लगाने से पहले फीचर स्केलिंग का पैकेज कॉल कर लें, वो उसको खुद ही नॉर्मलाइज कर देगा आपके लिए। तमाम डेटा ना तो डेसिमल पॉइंट्स में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बताना जरूरी है। तो देखिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आप जब यूज करें जब दो फीचर जो है ना वो डिफरेंट स्केल पे हो। देखिए अगर एक फीचर है रूम नंबर्स और एक फीचर है एक्सपीरियंस, तो ये एक ही स्केल पे है, तो आपको जरूरत नहीं है उनको नॉर्मलाइज करने की। देखिए एक्सपीरियंस कितना होता है लोगों का, मैक्सिमम 30 साल का हो जाएगा, कमरे कितने होंगे किसी के घर में, 10 हो जाएंगे, तो ये एक ही स्केल पर है। लेकिन अगर अलग अलग फीचर्स हैं अलग अलग स्केल पे, तो फिर आपको ना उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका डेटा जो है ना वो आपका साथ नहीं देगा, आपके एल्गोरिथम में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फॉर्मूला समझ में आ जाता है आराम से लिखा हुआ है, मतलब बल्कि फॉर्मूला क्या समझाना, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देखें, कह रहे हैं कि इस डेटा सेट पे पहले इस डेटा सेट को गौर से देख, क्या क्या चीजें इसके अंदर। इसके अंदर है हमारे पास एज, लोन और डिस्टेंस तो निकाला हुआ है इन्होंने, एज और लोन है, और डिफॉल्टर है या नहीं है, सही है ना। एज और लोन दो फीचर है हमारे पास। अब अगर आप गौर से देखें तो ये हमारी जो आखिरी वैल्यू लिखी हुई है बेटा, ये 48 और $142,000, इसका हमने सबसे डिस्टेंस निकाला, तो ये अलग अलग डिस्टेंस आए। क्लियर हो रही है बात। हम इसमें से मिनिमम निकाल लेते हैं, तो मिनिमम इन्होंने बताया कि इन्होंने अगर 1 नियरेस्ट नेबर लगाया तो 8,000 यस आ गया। लेकिन जब इन्होंने फीचर स्केलिंग की तो ये देखें फर्क आया। अब फीचर स्केलिंग कैसे की है मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने शायद आपको पिछली से पिछली क्लास में भी बताया था, मैं आपको फिर बताता हूँ। फॉर्मूला है सिंपल सा, एक्स माइनस मिनिमम मैक्स माइनस मिनिमम। मतलब क्या है ये देखें, आप इस वाले कॉलम की नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, सही है बेटा। कौन से कॉलम की, एज वाले की। मुझे बताइए इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और मिनिमम क्या है। 20, ठीक है। तो मैक्सिमम 60 है, मिनिमम 20 है। ये देखें, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में तीन चीजें आपको दिख गई, मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, ठीक है। ये देखें, अब आप आए 25 पे, 25 को यहाँ एक्स की जगह पे लिखा, यहाँ 20 लिखा, 25 माइनस 20 25 हो गया। एक्स टोटल नहीं है बेटा, एक्स वो है जिसको आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं। पहले मुझे बताने तो दें, एक्स की जगह पे आपने 25 लिखा है, इस जगह पे इस 25 को उठाया, 25 यहाँ लिखा, 25 माइनस 20 हो गया 5, और 60 माइनस 20 हो गया 40, 5/40 हो गया 0.125। सही है भाई, समझ में आया। फॉर एवरी इंडिविजुअल बिल्कुल, ये हर के लिए करेंगे ताकि स्केलिंग हो जाए। देखें, अब अगर आप इसको समझ चुके हैं तो बताएं, जब x जब ये 20 के लिए लिखूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, जब मैं 20 के लिए करूंगा काम तो यहाँ 0 आ जाएगा। 20 माइनस 20 क्या होता है, 0 होता है। तो ये देखें 20 के लिए 0, सही है। और जब मैक्सिमम के लिए काम करूंगा तो 1 आ जाएगा, जब मैक्सिमम के लिए काम करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 60 जहां पर लिखा है 1 आना चाहिए, ये देखें 1 आ गया। तो ये सारी वैल्यूज ना 0 और 1 के इन बिटवीन आ जाती हैं, मिनिमम की जगह पे 0 आ जाता है, मैक्सिमम की जगह पे 1 आ जाता है, बाकी तमाम वैल्यूज उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाती हैं। तो ये फॉर्मूला कहलाता है, मतलब फॉर्मूला ये नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। और अब आप ये देखें, इसको भी इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है, तो सब एक ही स्केल पे आ गए, ये लोग सब एक ही स्केल में आ गए। तो बस इस तरीके से आप इसकी फीचर स्केलिंग कर लेते हैं।
तो उससे प्रॉब्लम जो होती है ना वो आपकी ओवरकम हो जाती है कैलकुलेशन की, तो फिर आप जो है फर्दर काम कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबकी समझ में आ गया होगा। ये कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम एल्गोरिथम करेंगे इसका, तो मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग तरीके से हम के को चेंज करके देखेंगे और एक्यूरेसी निकाल के देखेंगे, कि सिर्फ के की वैल्यू चेंज करेंगे और एक्यूरेसी निकाल के देखेंगे, सिर्फ के की वैल्यू को चेंज करेंगे और एक्यूरेसी निकाल के देखेंगे। बड़ा आसान एल्गोरिथम है, इतना आसान है कि हमें 1 घंटे में समझ में आ गया। ठीक है ना, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आसान है, लेकिन लेजी है। लेजी इन अ सेंस कि आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है, किसी भी डेटा पे अप्लाई हो सकता है, हमारे न्यूमेरिक डेटा पे। ठीक है, वीकनेस क्या है? टेक मोर टाइम टू क्लासीफाई अ न्यू सैंपल। डेफिनेटली ऐसा ही है कि ज्यादा टाइम लेता है न्यू सैंपल को क्लासीफाई करने में। नीड टू कैलकुलेट एंड कंपेयर डिस्टेंस फ्रॉम न्यू सैंपल टू ऑल अदर सैंपल्स एग्जांपल्स। और चॉइस ऑफ अ के इज वेरी ट्रिकी, डेटा सेट टू डेटा सेट वेरी करती है चॉइस ऑफ के। और एक्यूरेसी के लिए डेफिनेटली हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स चाहिए। तो ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी सी एक बस इसका टाइम लगाती है, बाकी तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई इस तरह की कोई इस तरह की कंफ्यूजन हो कि भाई ये प्रॉब्लम हो सकती है या ये नहीं हो सकती। तो अब आप बताइए कि यहाँ तक के नियरेस्ट नेबर में कोई सवाल है आपका तो बता दीजिए, तो उसका हम जवाब दे देंगे आपको। कोई भी सवाल हो आपका तो आप हमसे पूछ सकते हैं के नियरेस्ट नेबर का। सब जगह यूज होता है। लेजी एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि आंसर देर में आ रहा है। अगर डेटा सेट बड़ा है तो आंसर देर में आ रहा है। हमने ये नहीं बोला कि ये एल्गोरिथम रिजल्ट अच्छा नहीं देता, हमने बोला लेजी है। कोई और सवाल है किसी का यहाँ तक? कोई भी सवाल हो तो बता दीजिए। गूगल मैप में यूज होता है? कैसे? बेटा जहाँ की प्रेडिक्शन करवानी है ना, रिकमेंडेशन देनी है, वहां तो यूज हो सकता है। जैसे आप जो है कस्टमर को उसके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजें सजेस्ट करें, तो के एन एन यूज हो सकता है, के मीन यूज हो सकता है। के मीन हम बाद में पढ़ेंगे। नियरेस्ट लोकेशन के लिए नहीं, ये कुछ और बात कर रहे हैं आप। पता है ये डिस्टेंस नहीं बता रहा आपको, ये रिकमेंडेशन कर रहा है। डिस्टेंस तो ये अपने लिए यूज कर रहा है। देखिए डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस नहीं है, बेसिकली डिफरेंस है। देखिए सिमिलैरिटी जो होती है ना, सिमिलैरिटी। हाँ, ये जका का सवाल जरा पढ़ लें कि सर स्केलिंग सिर्फ इंटीजर वैल्यूज पर होगी, स्ट्रिंग में हो सकती है। स्ट्रिंग में तो बेटा हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, या तो हमें अपने डेटा को चेंज करना पड़ेगा या स्ट्रिंग वाला कॉलम छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम स्ट्रिंग में डिफरेंस निकाल लें? वो डेटा सेट पर डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रिंग वाला डेटा है, लेकिन हो नहीं सकता स्ट्रिंग वाले डेटा पे ना। ये हमारी और आपकी मर्जी से काम नहीं करेगा ट्रांसलेट करके। नहीं, एक्चुअली मैं डेटा सेट देखूंगा तो बता सकता हूँ। समझ रहे हैं? आपके पास न्यूमेरिक डेटा सेट होना चाहिए। देखिए कुछ ना कुछ लिमिटेशंस एल्गोरिथम की भी होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये यूज नहीं हो सकता, लेकिन देखना पड़ेगा। एल्गोरिथम्स की अपनी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि किसी एल्गोरिथम पे कोई डेटा सेट
काम नहीं कर सकता। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि भाई वो क्यों है ऐसा और क्यों ऐसा नहीं है। कोई और सवाल है बेटा किसी का यहाँ तक तो बता दीजिए। कोई भी सवाल हो ना आपका तो आप बता दीजिए, उसके बाद में फर्दर आगे कोड भी मैं आज ही करवाऊंगा इसका। क्या रिक्वेस्ट है भाई? अच्छा चले फिर एक काम करते हैं, ये ब्रेक कर लेते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर लें, 25 मिनट बाद ज्वाइन कर लें, ठीक है? 4:15 सही है भाई। जी